डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास आपके एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, जो आपके बीएससी बीएड फोर्थ ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स में चलती हैं, उसका पार्ट नंबर 17 लेकर आए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अपन ने 16 नंबर जो पार्ट था आपका, वो अपन ने पेड पर लिख के बनाया, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से राइटिंग पेड पर लिख कर बनाया था। तो उसमें आपका टॉपिक चल रहा था सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, यही पढ़ रहे थे अपन। आपका टॉपिक क्या चल रहा था? आपका टॉपिक चल रहा था सिंक्रो साइक्लोट्रॉन क्या होता है। कुल मिलाकर साइक्लोट्रॉन का ही एक पार्ट निकला जिसको अपन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोला। उसमें एक ही डी होता है, एक विशेष प्रकार से निर्मित आपका एक ही डी बनाया था ऐसे, ठीक है। और इसी में आपको आयन कंटिन्यू ऐसे घूमता हुआ बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद एक जगह प्रस्फुट इसके स्पॉट अपने को मिलते हैं। तो अपने सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की बनावट एंड उसकी लिमिटेशन, सीमाएं, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 16 के अंदर राइटिंग पेड पर लिखकर करा दी थी। आज अपन इसकी पढ़ेंगे थ्योरी एंड वर्किंग। आज अपन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का क्या पढ़ने जा रहे हैं? थ्योरी एंड वर्किंग, सिद्धांत और कार्यप्रणाली इसका कैसे होता है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। अपना आज का टॉपिक हो जाएगा काली माता है ना, थ्योरी एंड वर्किंग। आज अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? आज अपना टॉपिक हो जाएगा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में थ्योरी एंड वर्किंग। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, ठीक है, यही पढ़ रहे थे अपन, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग यानी सिद्धांत और कार्यप्रणाली, सिद्धांत और कार्यप्रणाली। ओके, आज अपना ये टॉपिक चलेगा, सिद्धांत और कार्यप्रणाली, थ्योरी एंड वर्किंग। यस, स्टार्ट करते हैं। वही पॉइंट टू पॉइंट पूरा सीक्वेंस रूप में अपन करेंगे। कि सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ से ना इसके अपन दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में, एक बार मैं लिख रहा हूँ ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयन की कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर, अपने पीछे निकाल रखा है साइक्लोट्रॉन के अंदर कि कोणीय आवर्ती क्या होती है? ओमेगा बराबर QB/m। इज इट क्लियर? पीछे अपने निकाल रखा है कोणीय आवर्ती साइक्लोट्रॉन के अंदर ही आवेगी। एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयन की कोणीय आवर्ती क्या होती है? ओमेगा बराबर QB/m। अब मैं क्या करता हूं, इस मान को मैं ऊपर नीचे c² से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो आपके पास अब ओमेगा कितना बन जाएगा? अब आपके पास ओमेगा बन जाएगा QBc²/mc², ठीक है। अब mc² को अपन वापस किससे लिख सकते हैं? इसकी एनर्जी से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पुनः? QBc²/E। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया है ना। ओमेगा बराबर क्या हो गया आपके पास कि QBc²/E, जहां E आयन की कुल ऊर्जा, ओके। E क्या होगी अपने पास कि उस आयन की कुल ऊर्जा एंड गतिज ऊर्जा को क्या लिखा जाए? यदि आयन की गतिज ऊर्जा को के लिखा जाए, क्या लिखा जाए? के, है ना। देखिए ध्यान से आप कि अगर अपन आयन की काइनेटिक एनर्जी को किससे लिखे अपन? के से, तो क्या चेंजेस हो जाएगा अपने पास? तब E बराबर K+m0c² होता है, अपने को पता है। E बराबर क्या हो गया? K+m0c², रेस्ट मास एनर्जी, विराम द्रव्यमान ऊर्जा,
रेस्ट मास एनर्जी, है ना, विराम द्रव्यमान ऊर्जा। तो अपन E बराबर क्या लिख सकते हैं, K प्लस m0 c स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आगे पुनः देखिएगा आप, अब अपने पास आगे हो जाएगा K m0 c स्क्वायर कॉमन W बराबर, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। समीकरण 1 से ओमेगा बराबर, है ना, क्यू बी सी स्क्वायर आपका ऐसा कैसे ही, क्यू बी सी स्क्वायर ऐसा कैसे ही अपॉन इस ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, K प्लस m0 c स्क्वायर, K प्लस m0 c स्क्वायर। ठीक है ना। आप यहाँ से m0 c स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन, 1 मिनट रुकिएगा, कॉमन लेके अपन देखते हैं इसको। है ना, क्यू बी सी स्क्वायर ऊपर ऐसा कैसे ही अपॉन नीचे अगर आप m0 c स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हो यहाँ से ना, तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस K अपॉन m0 c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर से आपका c स्क्वायर कट गया, तो आपके पास ओमेगा बराबर कितना हो गया, ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन m0 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस K अपॉन m0 c स्क्वायर। ठीक है, ये मान हो गया अपने पास। फिर आगे क्या करेंगे अपन, आगे करेंगे अपन पास कि आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है ना, आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता कि क्यू बी अपॉन एम बराबर ओमेगा। चूंकि आवृत्ति एफ अपने पास आई हुई है, आवृत्ति एफ कितनी आई हुई अपने पास, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना। अगर आप यहाँ से 2 पाई अपॉन एफ बनाते हो, है ना, 2 पाई एफ करते हो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई क्यू बी अपॉन एम। आपको पता है कि क्यू बी अपॉन एम किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर, है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया, एफ बराबर कितना हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान रखने पर, मेन तो अपने को आवृत्ति निकालनी है यहाँ पर, ओमेगा का मान रखने पर, ठीक है। चलो आइए एक बार इसको अपन समझते हैं कि अपने पास क्या चीज़ें आई। अपने पास ये सारा एक बार अपना बोर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अपने को एक बार इसको समझना है, फिर जाके अपना फॉर्मूला कंप्लीट होएगा। तो देखिएगा आप, अपने पास क्या आ गया कि अपन निकाल रहे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का थ्योरी एंड वर्किंग किस प्रकार कार्य करता है। तो अपने को पता है कि एक नियत, देखिएगा ना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयन की कोणीय आवर्ती साइक्लोट्रॉन के अंदर अपन ने निकाल रखी कितनी होती है, ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस मान को ऊपर नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास ओमेगा बराबर कितना हो गया, क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन नीचे भी क्या हो गया, एम सी स्क्वायर। दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद आप आगे चलिए, आपको पता है एम सी स्क्वायर आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो क्यू बी सी स्क्वायर अपॉन ई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसको रोक लिया और कुछ चेंजेस किया अपन ने। वो चेंजेस क्या किया कि जहाँ कैपिटल ई आयन की क्या होगी, कुल ऊर्जा, कैपिटल ई आयन की कुल ऊर्जा होगी। अब देखिए आप, यदि आयन की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को अगर अपन के से लिखा जाए, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, देखिए विराम द्रव्यमान ऊर्जा। विराम द्रव्यमान ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है, ई बराबर के प्लस m0 c स्क्वायर। अनसीन द्रव्यमान ऊर्जा समान प्लस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, कुल ऊर्जा के बराबर। तो इसी फॉर्मूले को मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या किया, ये वाला मान यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह। तो आपके पास क्या हो गया, आगे देखिएगा आप, आपके पास हो गया यहाँ से W ओमेगा बराबर, ये देखिएगा ना, क्यू बी स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और इसकी जगह है ना, इस ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, K प्लस m0 c स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऊपर तो ऐसा कैसे ही, इस पूरे ब्रैकेट से मैंने m0 c स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख लिया, तो यहाँ से तो 1 बच गया, प्लस यहाँ से ये कॉमन था तो इसके अपॉन में आ गया, पता है आपको। फिर उसके बाद देखिए आप c स्क्वायर से आपका c स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बन गया, ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन m0 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के अपॉन m0 c स्क्वायर। उम्मीद करूंगा आपको कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला समझ में आ गया हो, है ना। अब अपने को निकालना मेन तो इसमें फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में बिल्कुल चेंज आ जाएगी। अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो आपको पता आवृत्ति f बराबर ये फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन में आया हुआ है, क्यू बी अपॉन 2 पाई है। ठीक है, अब अपने को पता है क्यू बी अपॉन एम किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर। अभी तो यहाँ से आप क्यू बी अपॉन एम,
इसको मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा। तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब मैं ओमेगा का यहाँ पर मान रख रहा हूँ ना, जिससे अपने पास सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट है। इधर से मैं बोर्ड अरेंज कर रहा हूँ, एक बार पूरा अपना बोर्ड भर चुका है। तब आप देखिए, इधर से अपन अरेंज कर देते हैं बोर्ड को, और अब अपने पास हो जाएगा ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और अब अपने पास क्या हो जाएगा, अब अपने पास हो जाएगा एफ बराबर ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा, हाँ ओमेगा की जगह है ना, क्यू बी अपॉन 2 पाई m0 है ना, 2 क्यू बी अपॉन 2 पाई m0 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के अपॉन m0 सी स्क्वायर। ये होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m0, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि अपने पास इसी का एक शॉर्ट रूप आ जाएगा कि f बराबर f0 अपॉन 1 प्लस के अपॉन m0 सी स्क्वायर। ये हो गया एक फॉर्मूला आपका कंप्लीट, साइक्लोट्रॉन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। देखिए एक फॉर्मूला ये आ गया। अब आप देखिए f0 क्या है यहाँ पर आप देखिएगा f0 कैसा आया, f0 किसके बराबर, आप चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सही से नहीं लिखा गया। f0 जो है ना, वो f0 देखिए आप किसके बराबर आया, वो इस पूरा मान देखिए, Q आवेश, आयन पर आवेश, B मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, 2B फिक्स है, पाई भी फिक्स है, और m0 विराम जो मान सारी चीज़ है। तो QB अपॉन 2 पाई m0 इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, f0। बाकी ये मान आपका ऐसा कैसे, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि जहाँ f0 बराबर QB अपॉन 2 पाई m0, f0 बराबर QB अपॉन 2 पाई m0 अनापेक्षिकीय साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, अनापेक्षिकीय साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है ना, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, अभी अपना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अपने को क्या निकालनी कि जब भी वो त्वरित आयन कंटिन्यू चलेगा ना, उस पथ की त्रिज्या क्या होती है वो अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको उम्मीद करूंगा, एक फॉर्मूला ये आ गया सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का सिद्धांत और कार्यप्रणाली के अंदर, है ना। ये था अपने पास एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा का मान ये रखा अपन ने, तो ये 2 पाई तो ऐसा कैसे है ना आपका रह गया, बाकी ओमेगा की जगह ये पूरा मान रखा, और इस पूरे मान को मैंने f0 के बराबर ले लिया, तो ये आपका साइक्लोट्रॉन आवृत्ति तो कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। अब वापस इधर से मिटा रहा हूँ मैं। अब अपने पास क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हो जाएगा अपने पास त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या निकालनी अपने को, है ना, कि जो त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या स्मॉल r से लिखते हैं अपन, और स्मॉल r बराबर आपके पास पीछे फॉर्मूला आया हुआ है, त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या mv अपॉन QB। स्मॉल r बराबर कितना है आपके पास, mv अपॉन QB, ठीक है। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं कि PC बराबर QBC, PC बराबर QBC, है ना। अब देखिए कैसे, इस मान को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, mv अपॉन QB साइक्लोट्रॉन के अंदर आया फॉर्मूला, अगर इस मान को ऊपर नीचे में C से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, C से, तो ये तो हो गया आपके पास PC, है ना, ये तो हो गया आपके पास PC अपॉन नीचे कितना आ जाएगा QBC, ठीक। अब एक वैल्यू होती है जिसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है मान, क्या वैल्यू होती है अपने पास कि ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। अभी अपन निकाला था ना, वही है। ई बराबर क्या था आपके पास, PC प्लस m0 C स्क्वायर,
पीसी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पीसी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, पीसी प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो ई स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये था। फिर उसके बाद यहां से अगर आप पीसी निकालते हो, यहां से अगर आप क्या निकालते हो, पीसी, तो पीसी किसके बराबर हो जाएगा आपको पता है, ई स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है अपने पास, इसको अपने को पुट करना है यहाँ पर, है ना। ये जो मान है ना, इसको आप यहाँ पुट कीजिए इसकी जगह, तो आपके पास आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपके पास है अंडरवुड ई स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर अपॉन क्यू बी सी। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आप देखिए, अब अपने को पता है एक और मान, चूंकि ई बराबर क्या होता है, के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, ये भी होता है। ई बराबर क्या होता है, इधर रख सकते हो आप, एक तो फॉर्मूला आ गया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का, और एक अपन इधर कर सकते हैं इस मान को, है ना। अपने को पता है चूंकि ई बराबर के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, इसको अपन पीसी भी लिख सकते हैं ना, का मान रखने पर रखिए आप उसकी जगह, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आर बराबर अंडरवुड के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, है ना, ये तो ऐसा कैसे ही माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, जो मान चल रहा है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, अपॉन क्यू बी सी। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, वही कटकुटा का आप सोल्व कर दीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा आर बराबर, है ना, ये इसको आप होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ई स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर प्लस 2k एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर अपॉन क्यू बी सी, है ना, क्यू बी सी। तो ये मान कट गया पीछे वाला, और आपके पास आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर अंडरवुड, इन दोनों में से अगर आप के कॉमन ले लो, है ना, तो के प्लस 2m जीरो सी स्क्वायर अपॉन क्यू बी सी, बस ये आ गई सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन में त्रिवित्र आयन के पथ की त्रिज्या, ये हो गई। बस ये आपकी थ्योरी एंड वर्किंग पूरा कंप्लीट। दो फॉर्मूले निकालने थे, दोनों फॉर्मूले अपने पास आ गए। ठीक है ना, ये हो गया कंप्लीट। एक तो अपने को सिद्धांत एंड कार्यप्रणाली में क्या निकाला, सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। एक तो अपने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ बराबर एफ जीरो अपॉन 1 प्लस के अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, वो तो होगी सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आयन की। और एक अपने निकाले उस त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या, है ना। एक बार कैसे ही आप वापस पुनः देख लीजिएगा आप कि अपने को पता है कि त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या, है ना, आर बराबर क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है अपने को पता है। मैंने इसको ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको पता है एम वी को अपन किससे लिख सकते हैं, पी से, और ये सी इसके साथ ऐड हो गया, और ये आपका क्यू बी सी ऐसा कैसे ही। ठीक है, ये पार्ट आपका ऐसा कैसे ही। फिर अगले स्टेप में देखिएगा आप, अपने को पता है कि ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी को अपन के ही लिखते हैं, प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये होता है। यहाँ से मैंने अगर पी सी निकाला तो ये पूरा ऐसे आ गया, तो ये मान मैंने यहाँ रख दिया, तो आपके पास क्या हो गया, आर बराबर अंडरवुड ई स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर अपॉन क्यू बी सी, यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अपने को पता है ई बराबर ये भी होता है, वही मान जो वो था ना, वो का वही के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर का मान यहाँ रखने पर, यहाँ रखा अपन ने, तो आपके पास हो गया के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस जो पीछे चल रहा है एम जीरो स्क्वायर सी फोर, वो आपका ऐसा कैसे, है ना, अपॉन क्यू बी सी। ठीक है, फिर इस मान को अपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, खोलिए आप, के स्क्वायर प्लस 2k एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, ये दोनों कट गए। ये दोनों कटने के बाद अब इनमें के कॉमन ले लिया, के कॉमन लिया तो यहाँ से के प्लस 2m जीरो सी स्क्वायर अपॉन क्यू बी सी, ये त्वरित आयन के पथ की त्रिज्या हो जाएगी। ये आपका सिद्धांत और कार्यप्रणाली पूरा कंप्लीट है ना। लास्ट में कुछ लिखना है जो मैं आपको लिख देता हूँ, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2, है ना, इधर लिख रहा हूँ ना, 2 बार बोर्ड अपना भरा, दोनों बार भर चुका है। अब इधर लिखिए आप थोड़ा सा कि
समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आयन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है है ना, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आयन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है बढ़ती जाती है, आयन की गतिज ऊर्जा के में वृद्धि होती है, उसके पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है ना, उसके पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है ना, उसके पथ की रेडियस क्या होगी, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी और आयन सर्पिलाकार पथ में बना रहता है, और आयन सर्पिलाकार पथ में बना रहता है, सर्पिलाकार पथ में बना रहता है। ओके, ये आपका थ्योरी एंड वर्किंग वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट है ना। तो उम्मीद करूँगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप वापस मेरे को पूछ सकते हो आराम से। एक बार देख लीजिए लास्ट में ना, ये जो फॉर्मूला है ना R बराबर, तो आप देखिए जैसे जैसे आप वही लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप आयन की गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे R भी बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो देखो रेडियस, और आयन आपका कंटिन्यू सर्पिलाकार पथ में रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्धांत और कार्यप्रणाली पूरा कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं वो अपन लिख लेते हैं। सीमाएं मैंने कल लिखा दिया आपको, आज मैं इसकी विशेषताएं लिखा रहा हूँ ना, लिमिटेशंस, इसकी जो विशेषताएं हैं वो अपन इसको देख लेते हैं। तो चलो आइए, इसी का एक टॉपिक है सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन की विशेषताएं, है ना। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप हमेशा नोट्स बनाइए। मैं आपको बार बार कहूँगा एक ही चीज़, क्योंकि आपको पता बोर्ड को मेरे को बार बार मिटाना पड़ता है। मैंने इधर सभी सिद्धांत पढ़ा, एक बार इधर आए, फिर अपन पुनः इधर आए, भरा, फिर इधर से मिटाकर इधर डिगा, है ना, फिर वापस इधर शुरू किया, और फिर वापस यहाँ आके अपना पूरा R का फॉर्मूला कंप्लीट, और इधर से मिटाकर अपन ने लास्ट में जो थ्योरी जो स्पष्ट हुआ, जो चीज़ यहाँ पर निकली उसके बारे में लिखा है ना। तो आप जब इनके परफेक्ट कंटिन्यू नोट्स बना दोगे ना, तब आप एक एक चीज़ों को जब देखोगे ना, तब आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, है ना। तो आप इनको जैसे आपको मर्जी पड़े वैसा आप एक एक सारी लाइनों के कंप्लीट नोट्स बनाइए, फिर आप एक एक लाइन को अच्छे से देखिए, तब आपको सारी चीज़ें और अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अब इसकी कुछ विशेषताएं रही, देखो इसकी जो लिमिटेशंस थी वो मैंने आपको करवा दी कि क्या क्या लिमिटेशंस रही उसके अंदर, वो अपन ने देख ली थी, है ना। अब अपन देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं क्या रही, ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा, वो अपन चीज़ देखेंगे, है ना। तो सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन, इसकी विशेषताएं क्या रही उसको अपन देखते हैं। विशेषताएं, है ना, विशेषताएं क्या क्या इसकी विशेषताएं है ना, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है, इसमें केवल एक ही डी का उपयोग किया जाता है, इसमें केवल एक ही डी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अपने को पता है ना, इसमें केवल एक ही डी का उपयोग किया जाता है, जबकि साइक्लोट्रॉन में कितने डी होते हैं, 2 डी होते हैं। इसमें केवल एक ही डी का उपयोग किया जाता है, जबकि साइक्लोट्रॉन में 2 डी का उपयोग होता है। जबकि नॉर्मल जो साइक्लोट्रॉन होता है ना, साइक्लोट्रॉन में 2 डी का उपयोग होता है। ठीक है, ओके, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की कंप्लीट। नंबर सेकंड हो जाएगी आपके पास कि इसमें अपेक्षाकृत अल्प वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता ना होती, इसमें
अपेक्षाकृत, इसमें अपेक्षाकृत अल्प वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अल्प वोल्टेज की आवश्यकता होती है, है ना। इसमें अल्प वोल्टेज चाहिए, आपको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद आप थर्ड नंबर देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुवों को, चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार आकार दिया जाता है, इस प्रकार आकार दिया जाता है ना, थर्ड वाली। फिर चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार आकार दिया जाता है, चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार आकार दिया जाता है कि केंद्र से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कि केंद्र से बाहर की ओर, कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटे, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटे, है ना। केंद्र से बाहर की ओर क्या होए, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटे। इस प्रकार त्वरित कणों को, इस प्रकार त्वरित कणों का, इस प्रकार त्वरित कणों का, जो कण त्वरित होने ना, इस प्रकार त्वरित कणों का, त्वरित कणों का उत्तम चुंबकीय फोक्सन प्राप्त किया जा सकता है, उत्तम चुंबकीय फोक्सन प्राप्त किया जा सकता है। ओके, ये आपकी विशेषताएं पूरी कंप्लीट है ना। विशेषताएं देखिएगा, आप पुनः देखिएगा एक बार कि अपने पास क्या क्या विशेषता आई। अपने पास विशेषता थी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की, इसमें केवल एक ही डी का उपयोग किया जाता है, जबकि साइक्लोट्रॉन में कितने हैं, 2 डी का उपयोग होता है। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद देखिए इसमें अपेक्षाकृत क्या होती है, अल्प वोल्टेज की आवश्यकता होती है ना। कहीं पर भी वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं आया, ना एफ में आया ना आर में आया, दोनों फॉर्मूले निकाले अपने। फिर उसके बाद चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार आकार दिया जाता है कि केंद्र से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो मान, जैसे जैसे अपन आगे चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता रहे, तो इस प्रकार त्वरित कणों का उत्तम चुंबकीय फोक्सन प्राप्त किया जा सकता है। ये इसकी होगी आपकी विशेषताएं पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चन पूरा टॉपिक कंप्लीट है। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, उसकी बनावट, उसकी सीमाएं मैंने पहले बता दी आपको, और आज अपन ने संरचना एवं कार्य प्रणाली और उसकी विशेषताएं। तो इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पूरा आपका कंप्लीट है, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वैसे बन जाएगा पूरा कंप्लीट, आज और कल मिला के पूरा, है ना। आज और कल दोनों की मतलब 16 और 17 दोनों पार्ट मिला के आपका क्वेश्चन का जो है ना पेटेज वो पूरा कंप्लीट है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की बनावट व कार्यप्रणाली को समझाइए, कि बनावट व कार्यप्रणाली को, बनावट व कार्यप्रणाली को समझाइए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की विशेषताएं व सीमाएं को समझाइए। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की विशेषताएं, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की विशेषताएं व सीमाओं की विवेचना कीजिए, सीमाओं की विवेचना कीजिए, है ना, विवेचना
कीजिए। ये आपका पूरा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट। चारों चीज़ें आ गई, बनावट आ गई, थ्योरी एंड वर्किंग हो गया, विशेषता हो गई और उसकी लिमिटेशंस हो गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो उसको अपन समझ लेते हैं कि वास्तव में वो होता क्या है। उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे अगले वाले पार्ट में, है ना। बीटाट्रॉन, अब अपन पढ़ेंगे बीटाट्रॉन, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में काम आता है। अभी तक साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाए, किया तो है उन्होंने, लेकिन एक पर्टिकुलर एनर्जी बढ़ी, ज़्यादा एनर्जी नहीं बढ़ पाई। ज़्यादा जो एनर्जी बढ़ी वो सिर्फ प्रोटॉन को, साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में ज़्यादातर प्रोटॉन और एल्फा कण इन्हीं को त्वरित किया गया। तो अब इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए एक नई विधि बनी बीटाट्रॉन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आइए अपन बीटाट्रॉन स्टार्ट करते हैं, फिर उसका ज़्यादा विस्तार अपन पार्ट नंबर 18 में, अगले वाले पार्ट में अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन दोनों कंप्लीट है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की बनावट व कार्यप्रणाली समझाइए और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की विशेषताएं व सीमाओं की विवेचना कीजिए, है ना। तो चलो आइए, आपका टॉपिक हो जाएगा अगला बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन इसी का दूसरा नाम है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन या इलेक्ट्रॉन त्वरित्र, है ना। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना, इलेक्ट्रॉन त्वरित्र। ठीक है, इसी का हो जाएगा बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन, ठीक है, अपन ने सिर्फ बीटाट्रॉन का नाम लिख लिया। बीटाट्रॉन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन, बीटाट्रॉन और इसी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करना है, एक्सेलरेशन करना है। तो आप तो बस बीटाट्रॉन के बारे में पढ़िए, बीटाट्रॉन क्या चीज़ होती है ना, इसी को अपन इलेक्ट्रॉन त्वरित्र में काम लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉनों को साइक्लोट्रॉन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको साइक्लोट्रॉन के द्वारा अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेग में वृद्धि से द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। पढ़ा था अपन ने। वेग में वृद्धि से द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है, पता है ना। देखो m बराबर m0 √1 - v²/c², ये था ना फॉर्मूला। इसी में अपन ने देखा था कि वेग में वृद्धि होगी, ये अपॉन में था ना, ऐसे था आपका फॉर्मूला, m बराबर m0 √1 - v²/c²। आप वेग में वृद्धि करोगे तो इसका मास बढ़ेगा, तो इसलिए अपन साइक्लोट्रॉन के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकते हैं। मास बढ़ रहा है तो मास चेंज नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा फिक्स होता है, इसलिए दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, है ना। तो अपन ने देखा कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेग में वृद्धि से द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण साइक्लोट्रॉन एक सीमा तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, है ना, जिसके कारण साइक्लोट्रॉन एक सीमा तक हो जाती है। वेग में भी वृद्धि होती है, नहीं हो जाती है, वेग में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण साइक्लोट्रॉन एक सीमा तक ही इलेक्ट्रॉनों की
ऊर्जा में वृद्धि कर पाता है, एक सीमा तक ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि कर पाता है ना। पर्टिकुलर एक लिमिट होगी, वहाँ तक ही आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि कर पाता है। तो सन 1940 में सर्वप्रथम, सन 1940 में सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट हुआ था, है ना, उसने बताया था सर्वप्रथम कर्स्ट है ना। सर्वप्रथम कौन हुआ था? कर्स्ट। तो कर्स्ट ने उच्च ऊर्जा लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, उच्च ऊर्जा लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए 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 एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया। प्राप्त करने के लिए एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया, जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं ना। एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं, जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं। अब यही है आपकी शुरुआत यहाँ से कंप्लीट, है ना। एक बार आप नॉर्मल वे में समझ लीजिए कि बीटाट्रॉन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, मतलब साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन दोनों एक ही रूप थे। साइक्लोट्रॉन के एक अलग रूप निकाला जिसमें एक ही डी लिया गया, उसी का नाम क्या ले गए यहाँ पर, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। पूरा पढ़ लिया अपने कंप्लीट, लेकिन अपन ने देखा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन को अपन त्वरित नहीं कर पाए। साइक्लोट्रॉन के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाए, क्योंकि उसका रीजन ये रहा कि आप वेग बढ़ाओगे तो उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ने लग जाती, जबकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए। इस वजह से अपन साइक्लोट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को नहीं त्वरित कर पाए। फिर उसी सन 1940 के अंदर एक नया साइंटिस्ट आया, कर्स्ट, है ना। उसने एक इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया, मतलब उसकी एनर्जी लगभग 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करके उनकी एनर्जी कितनी बढ़ा दी, 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो उसके लिए एक नए त्वरित्र का निर्माण किया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बीटाट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार अपन इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को, है ना, नोट के यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों को साइक्लोट्रॉन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वेग में वृद्धि से द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण साइक्लोट्रॉन एक सीमा, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि कर पाता है ना। तो सन 1940 में सर्वप्रथम कर्स्ट ने उच्च ऊर्जा लगभग कितनी, 300 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया, जिसे बीटाट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया और वही त्वरित्र आपका क्या कहलाया, वही त्वरित्र आपका कहलाया बीटाट्रॉन, ठीक है। तो अब इसके थ्योरी एंड वर्किंग, इसकी बनावट, इसके जो भी चीज़ें हैं वो अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो भी दिक्कत आए आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है यहाँ पर, है ना। 3 अपन शुरू की पार्ट नंबर 8 से, पूरा 8, 9, 10 पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपका एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ। एक्सेलरेशन में अपन ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन, रेखिक त्वरित्र देखा। रेखिक त्वरित्र के अपन ने सारी चीज़ें बढ़ी, किस प्रकार उसका कैसे क्या रोल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आए साइक्लोट्रॉन में घुसे, साइक्लोट्रॉन का पढ़ा अच्छे से। फिर उसी के बाद अपना पास एक नया पार्ट निकला साइक्लोट्रॉन का, वो निकला सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, है ना। तो अपन ने सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पढ़ा। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फॉक्सन होता है, वो भी पढ़ा। मैग्नेटिक फॉक्सिन इन साइक्लोट्रॉन, है ना, ये भी चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद अपन साइक्लोट्रॉन में जो होता ना, वो त्रिज्यीय के रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में, वो सारी चीज़ें बढ़ी। फिर उसके बाद आए अपन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, जिसमें एक ही डी लिया गया, उसकी बनावट, सिद्धांत, सारी चीज़ें देखी। और अब अपन देख रहे बीटाट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, आप सारे नोट्स कंप्लीटेड रूप से बना लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बैठेगा। सारे सिस्टमेटिक तरीके से जब आप कंप्लीट करोगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा
कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।